नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। यहां पर जो डॉक्टरों की हड़ताल जारी थी उसी से मुत्तल्लिक अहम बयान आया है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का। उनका यह कहना है कि तमाम अस्पतालों को पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी और इसके बारे में उनकी बात हो चुकी है दिल्ली के उपराज्यपाल से। तो डॉक्टरों की हड़ताल पर सत्येंद्र जैन साहब का एक बड़ा बयान आया है। दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की 24 जो मांगे थी, 24 की 24 मांगे, पूरी मांगे मान ली है और एलजी ने कहा कि डॉक्टरों को पुलिस सुरक्षा मिलेगी। यहां पर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर अब पुलिस सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि निजी सुरक्षा वहां पर होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं निजी, इस वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आ रही थी डॉक्टरों को। तो दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी खबर है। जिस तरीके से लोग यहां परेशान थे, मरीज बेहाल थे, दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की 24 की 24 मांगे मान ली हैं। दिल्ली सरकार का यह कहना कि वो मांगे जायज हो या नाजायज, हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि मरीजों की जान न जाए। सुनिए। तो सिक्योरिटी के लिए मैं आज एलजी साहब से मिलने गया था और एलजी साहब ने आज ही आदेश कर दिए दिल्ली पुलिस को कि वो जितने भी दिल्ली के अस्पताल हैं, क्रिटिकल हॉस्पिटल्स के लिए, सभी हॉस्पिटल्स के लिए क्रिटिकल केयर के अंदर पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराएं। तो सिक्योरिटी के लिए मैं आज एलजी साहब से मिलने गया था और एलजी साहब ने आज ही आदेश कर दिए दिल्ली पुलिस को कि वो जितने भी दिल्ली के अस्पताल हैं, क्रिटिकल हॉस्पिटल्स के लिए, सभी हॉस्पिटल्स के लिए क्रिटिकल केयर के अंदर पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराएं। और इस वक्त हमारे साथ वरुण सिन्हा, हमारे क्रिटिकल हॉस्पिटल्स के लिए, सभी हॉस्पिटल्स के लिए क्रिटिकल केयर के अंदर पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराएं। और इस वक्त हमारे साथ वरुण सिन्हा, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वरुण, क्या अपडेट आपके पास हड़ताल से मुतल्लिक? जिम्मेदारी दी गई है कि वो हॉस्पिटल की व्यवस्था संभाले। और दूसरी बात है कि 24 मांगे सरकार ने हालांकि मान ली है उन लोगों की, और सीधे तौर पे अगले 2 घंटे में अब इन तमाम लोगों को काम पे लौटना होगा, वरना उसके बाद सरकार इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। जी। पुलिस सुरक्षा के बारे में जो सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनकी एलजी से बात हो गई है और तमाम अब जो अस्पताल है वहां पर पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, इसके बारे में क्या और कहा गया, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, उपराज्यपाल से मिलकर आए थे खुद सत्येंद्र जैन, और जो सुरक्षा का मुद्दा था, क्योंकि मीटिंग हुई थी इनकी सत्येंद्र जैन की और उसमें 24 मुद्दे रखे गए थे, जिसमें सबसे मुख्यतः मुद्दा सुरक्षा का था। तो एलजी ने उस पूरे मुद्दे पर ध्यान देते हुए कहा है कि तुरंत रेजिडेंट डॉक्टर्स को सुरक्षा दी जाएगी और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी, जिससे इन लोगों को दिक्कत न हो। तो फिलहाल मुद्दे सॉल्व करने के लगातार सरकार प्रयास करी है, लेकिन डॉक्टर्स अभी तक स्ट्राइक पर है। लेकिन दिल्ली सरकार ने फिलहाल सीधे तौर पर ऐसा लगा कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये लोग लौटते नहीं है तो ऐसे में इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। चलिए, शुक्रिया वरुण सिन्हा इस जानकारी के लिए। और चलिए अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, योग पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आग में घी डालने का काम किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। मुस्लिम समुदाय की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना वली रहमानी ने योग को गैर इस्लामिक बताया। उन्होंने सभी मुस्लिम संस्थाओं को चिट्ठी लिखकर योग न करने का फरमान जारी किया है। रहमानी ने कहा कि सूर्य नमस्कार मुस्लिम परंपरा के खिलाफ है। आपको यह बता दें कि इससे पहले भी कई मुस्लिम संगठन योग का विरोध कर चुके हैं, लेकिन रहमानी की चिट्ठी में एक खास बात यह है कि पूरे मामले को ट्विस्ट देते हुए अब यह कहा गया है कि योग वैदिक सभ्यता और ब्राह्मण धर्म का हिस्सा है। मतलब हिंदुओं में भी इसे जाति विशेष से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ऐसे में आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योग के बहाने हिंदू मुस्लिम को बांट रही है बीजेपी? क्या योग के नाम पर संघ का एजेंडा लागू कर रही है मोदी सरकार? और सवाल यह भी, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मकसद अपनी राजनीति चमकाना है? इन तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान की कवायद रंग लाई। पूरी दुनिया ने 21 जून को योग करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़ी ही शिद्दत से मनाया। बेशक दुनिया भर में मोदी सरकार ने योग के जरिए हिंदुस्तान को नई पहचान दिलाई, लेकिन इसी योग दिवस की वजह से मोदी सरकार पर सवाल भी खड़े हो गए। हालांकि योग दिवस गुजर गया, लेकिन योग को लेकर मोदी सरकार के विवाद खत्म नहीं हुए। ताजा विवाद खड़ा हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी के एक खत से, जिसमें वली रहमानी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगाह किया है
कि देश में ब्राह्मण धर्म और वैदिक संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है और जिससे मुस्लिम संस्कृति खतरे में है। कुछ लोग किसी न किसी साजिश के तहत इस्लाम से भरोसा हटाना चाहते हैं। योग, सूर्य नमस्कार, वंदे मातरम, ब्राह्मण धर्म और वैदिक कल्चर को प्रमोट करने की कोशिशें हैं। सूर्य नमस्कार सूरज की पूजा है और योगा भी एक पूजा है जिसका उल्लेख भगवत गीता में श्री कृष्ण ने किया है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन आरएसएस के पहले सरसंघचालक हेडगेवार की पुण्यतिथि थी। इसी दिन पीएम मोदी ने यूएनए में योगा डे के तौर पर मंजूर कराया ताकि इस दिन को व्यक्ति पूजा के तौर पर भी मनाया जा सके। मौलाना रहमानी यही नहीं रुके। योगा डे और सूर्य नमस्कार के बहाने संघ और मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। रहमानी ने अपने खत में लिखा, मोदी सरकार महंगाई और कालाधन जैसे चुनाव में किए वादों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए जनता का ध्यान हटाकर संघ के एजेंडे और सूर्य नमस्कार को लागू करा रही है। वली रहमानी साहब ने जो बातें कही हैं वो हकीकत है और ये बातों से इत्तेफाक करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि हमको इस मुल्क में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपस में नफरत की दीवारें खड़ी हो जाएं और मजहब के एतबार से लोगों में दुश्मनी पैदा हो, बजाय मुल्क जो है आगे बढ़ने के पीछे चला जाए। हमारे विकास के लिए सबको मिलकर साथ करना है, चाहे वली रहमानी साहब हों, चाहे योगा वाले हों, चाहे कोई भी हो, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। खत के अंत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिदायत दी है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान इमाम बाकी लोगों के साथ आंदोलन के लिए तैयार रहें। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदू मुस्लिमों के बीच बंटवारा चाहता है? मेरे ख्याल से मौलाना रहमानी साहब चीफ पब्लिसिटी के लिए ये बात कर रहे हैं और 21 तारीख को भारत की पहल के ऊपर पूरी दुनिया योग दिवस मना चुकी है। इससे पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का सर बुलंद हुआ है और सवाल ये जो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम को खतरा है, पूरी दुनिया मिलकर तैयारी, सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मिलकर तैयारी करें, ये सब आपस में नफरतों की दीवारें खड़ी करने की बात कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब योग दिवस और सूर्य नमस्कार को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलकर मोदी सरकार की मुखालफत की है। इसके पहले भी जयपुर में पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक सम्मेलन में मुसलमानों को योग से दूर रहने की नसीहत दी थी, लेकिन पहली बार को बचाने की दुहाई देकर योग का विरोध जायज है या कोई सियासत। लेकिन ये भी सच है कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार पर योग दिवस के जरिए संघ के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाकर एक बार फिर विवादों को हवा जरूर दे दी है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप विचारक हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी भी जुड़ेंगे अंजुमन मिनहाज रसूल से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे ही है, ये संदेश, ये मैसेज क्यों जा रहा है कि योग के बहाने हिंदू मुस्लिम को आप लोग बांट रहे हैं? ये संदेश देने का किंचित मात्र भी प्रयास क्या भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई बहुत इको हो रहा आवाज, मुझे थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए हम ठीक करते हैं सुधांशु जी, उसके बाद आपके पास में लौटूंगा। इसको हम कोशिश करते हैं कि इस तकनीकी खामी को तब तक हम लोग दूर कर लें। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपसे अब मेरा सवाल है, क्यों ये इस तरह का मैसेज एक जा रहा है? यही सवाल आपसे है, क्यों आप लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने सवाल नहीं खड़ा किया है कि योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। योगा सदियों से हो रहा है देश के अंदर और देश के बाहर भी। ये वर्तमान भाजपा नेतृत्व ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि जैसे लगता है कि पहली बार 21 तारीख से स्टार्ट हुआ है और विदेशों में भी पहली बार हुआ है। नहीं तो पहली बार तो स्टार्ट हुआ ही है, कई प्रधानमंत्री करते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, योग दिवस तो पहली बार हुआ ही, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख से। नहीं, मैं जो कह रहा हूं मुझे क्या तो कहने दीजिए, नहीं तो मत बुलाया करिए। योगा दिवस पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर मनाया गया, वो ठीक है, लेकिन क्या इससे पहले विदेशों में लोग विभिन्न देशों में योगा नहीं करते थे क्या? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लोग योगा अपना चुके हैं। कई अन्य मुल्क भी, भारत के बाहर के देश भी, जहां लोग योगा करते हैं। मैं ये कह रहा हूं ये कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है परसों। उसके जो तरीके अपनाए गए, वो तरीका ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस इसको एक इवेंट के तौर पे उपयोग में लाती है और ऐसा कर रही थी जैसे
मोदी जी के चलते ये ऐसा हो रहा है। जो बोलेंगे तो एक मार्केटिंग का इनका जो तरीका होता है ना, उस पर हमें इतराज हो सकता है। हम योगा करने के खिलाफत नहीं है। हमने योगा दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, आप इसको पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर ले रहे हैं। जो यूएनओ का फैसला अच्छा मैं फैसला। सुधांशु जी के पास जाऊं उससे पहले आज वली रहमानी जी, एक मिनट मैं बता रहा हूं, जो वली रहमानी जी का जो चिट्ठी आया है, बिल्कुल मैं उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं जी। यह भी वही एक्शन है। हाँ। यह जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसका जो स्टैंड है वो भी कहीं न कहीं भेदभाव वाला है, अलगाव वाला है। तो जो काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, मैं समझता हूं उस आग में घी डालने का काम मौलाना रहमानी का चिट्ठी करेगा। चलिए सुधांशु को तो ऐसे मौके की तलाशी रहती है। ठीक है, मैं समझ गया आपका स्टैंड क्या है उस चिट्ठी पर। ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करने का। सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो सर, तो वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, अगर ये संदेश जा रहा है, ये मैसेज जा रहा है, तो क्या वजह है इसके लिए? क्या बीजेपी जिम्मेदार नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इसी प्रकार का कोई भी प्रयास प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया हो तो बताएं। ये सारा का सारा एक बात बताएं, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता सांसद इस तरह के बयान दे चुके हैं। राम माधव साहब का ट्वीट सबके सामने है, उपराष्ट्रपति से मुतल्लिक जो बात उसमें उन्होंने कही थी। कई आपके नेता ऐसे हैं जो सलाह देते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, योग नहीं करना हो तो क्या इससे मैसेज आएगा? अखिलेश जी, मैं उस विषय पर भी आऊंगा। पहले मैं जरा कांग्रेस के इस विषय का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि हम प्रचार तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। मैं प्रेमचंद जी से पूछना चाहूंगा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय में दूरदर्शन पर जो इकलौता प्रचार माध्यम था उस समय, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी किसानों के कार्यक्रम चौपाल से पहले योग करते हुए दिखाई पड़ते थे कि नहीं? 50 के दशक में अखबारी एकमात्र माध्यम था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की शीर्षासन करते हुए फोटोएं थी कि नहीं थी? और योग का जो प्रचार 1938 में बीकेएस अयंगर से लेके और आज के जमाने के तमाम योग गुरुओं विक्रम चौधरी तक पहुंचकर और रिचर्ड निक्सन से लेके रोनाल्ड रीगन तक, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों तक से लेके हार्वर्ड के बड़े बड़े प्रोफेसरों तक, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रचार से हुआ है? यही एक बहुत गलत दृष्टि है कि भारत की प्राचीन मेधा की वैज्ञानिक धरातल पर बढ़ती हुई स्वीकार्यता को राजनीति के नजरिए से देखने की बहुत क्षुद्र दृष्टि है, जिसको कि कांग्रेस, हमारे राजनीतिक विरोधी और मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग कर रहा है, जिसे मैं सरासर गलत और निंदनीय मैं इसका जवाब लेता हूं। एक मिनट मेरे साथ, अब चूंकि राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक टिप्पणी में पहले लेना चाहूंगा मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब से, हमारे साथ अभी जुड़े हैं। देहलवी साहब, ये फौरन इस्लाम खतरे में कैसे आ जाता है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जो तमाम तरह की बातें हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये, इसमें इस्लाम खतरे में आने की कोई बात कभी हमने कही नहीं है कि इससे इस्लाम खतरे में पड़ेगा। सुधांशु जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति और मैं उनका बड़ा आदर सम्मान करता हूँ, एक नॉलेजेबल पर्सन है। परेशानी ये है कि उनको तमाम नाम याद रहे, लेकिन एक नाम को जिसको आयुष मंत्रालय से लेकर भाजपा के किसी व्यक्ति की जबान पे नहीं आया, उसका नाम है अबू रिहान अल बेरूनी, जिसने सन 1935 के अंदर जैसे पतंजलि के योग सूत्र का तर्जुमा करा, जिसके बारे में लंदन नहीं कहा कि हम देहलवी साहब उस पर मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, जो बात आप कहना चाह रहे हैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है उसकी कॉपी मेरे पास है। मैं उसमें उर्दू में जो बातें कही गई उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, सुनिएगा देहलवी साहब जरा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। उसमें आखिरी जो पॉइंट है 12वां पॉइंट उसको जी, उसमें जो लिखा गया है सर, लिखा ये गया है, सुनिएगा जरा ध्यान से। देहलवी साहब, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, उसमें जो 12वां पॉइंट है उसमें यह लिखा गया, गुजारिश है, ये जो तमाम मौलानाओं से गुजारिश कर रहे हैं यहाँ वली साहब, गुजारिश है कि अपने अपने क्षेत्र में जो मौजूदा सूरत हाल है देश में उससे लोगों को अवगत कराएं, एक दूसरे को कहें कि अपने जानने वालों तक वो बात पहुंचे, सभी इमाम जुमे की नमाज के वक्त इस टॉपिक को आम लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें सही जानकारी मिले और पता चले लॉ बोर्ड का स्टैंड क्या है। और उसके बाद देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, हम सबको खुतबा, जो कि एक पाठ एक तरीके से उस दौरान आप लोग देते हैं, उसमें लिखा गया है कि हम सबको मिलकर करना है, आंदोलन चलाने की अगर जरूरत पड़े तो हम आगाह रहें। मतलब ये आंदोलन चलाने की बात क्यों कही जाने लगी? न कोई इसमें कोई ऐसी किसी चीज का समर्थन, मैंने अभी जफरयाब जिलानी से मैंने पर्सनली बात करी कि इसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना दृष्टिकोण क्या है। पूरा बिल्कुल क्लियरली इस बात में कहा गया, योग की मुखालफत कोई नहीं कर रहा। देखिए अखिलेश, जो संदेह है वो संदेह इस बात पे है, कल 21 जून को जब योग दिवस मनाया गया, उसी दिन संघ के कुछ जाने पहचाने लोग बार बार ये कह रहे थे कि साहब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि आज डॉक्टर हेडगेवार की 75वीं पुण्यतिथि है।
लिहाजा खुद आप जो है अपने आप को संदेह में लाके खड़ा कर रहे हैं। आप योग कराइए ना, आप योग को डॉक्टर हडगवार से जोड़ रहे हैं, आप योग को वेदों से, भाई वेद से कौन इनकार कर रहा है, वेदों की महानता पे किसको इनकार है। परंतु जिस तरीके से मैं सुधांशु जी से ये नहीं कह सकता कि मस्जिद में आके कहें वहदहू ला शरीक कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी तरीके से मैं भी अल्लाह के सिवा किसी को माबूद कैसे कह सकता हूँ। एक सेकुलर स्टेट है, इस सेकुलर स्टेट की मान्यता को मान के रखिए। और जो लोग मुसलमान योग की मुखालफत कर रहे हैं मैं उनकी भी मुखालफत करता हूँ। योग की मुखालफत की जरूरत, मैं सहरी के वक्त में उठता हूँ जब सूरज नहीं निकलता, मैं रोजे से पहले योग करता हूँ, लेकिन मैं सूर्य नमस्कार नहीं ठीक करता। है, लेकिन मेरा सवाल जो था सर, अभी भी आपने उसका जवाब नहीं दिया। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये गुजारिश की जाती है कि हम सबको अब आंदोलन करना है मिलकर, अगर इसकी जरूरत पड़े तो आगाह हो जाए, ये कोई आंदोलन किसी ऐसे, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है, कल स्मृति ईरानी का जो बयान आया उसको लेके सुबह से इस पे चर्चा हुई। हाँ। सारे अलग अलग लोगों को, हमारा कहना यह है कि अखिलेश हो या मैं हूँ, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था मैं पीटी भी करता था, योग भी करता था। आप मेरे बच्चे को स्कूल में वो योग करे, पीटी करे, एरोबिक करे, ये सरकार का निर्णय नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना अभिव्यक्ति का निर्णय होना चाहिए। इसमें मैं किसी पर्सनल लॉ बोर्ड की नहीं मानूंगा, किसी सरकार, मैं जवाब लेता हूँ राकेश जी, मेरा योग करे, पीटी करे, एरोबिक करे, ये सरकार का निर्णय नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना अभिव्यक्ति का निर्णय होना चाहिए। इसमें मैं किसी पर्सनल लॉ बोर्ड की नहीं मानूंगा, किसी सरकार, मैं जवाब लेता हूँ राकेश जी, मेरा अधिकार है, मेरा संविधान। दिक्कत क्या है? अगर अभिव्यक्ति की आजादी का ये मसला है तो फिर इसमें दिक्कत है क्या? देखिए, मैं प्रेमचंद मिश्रा जी पर एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा। योग दिवस जो मनाया गया, जैसा अखिलेश जी आपने कहा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर मनाया गया, योग दिवस तो स्वीकार किया गया। श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस के लोग जनपथ पर नहीं आते, राजपथ पर नहीं आते, चूंकि वहां नरेंद्र मोदी जी थे। लेकिन कांग्रेस के हेडक्वार्टर में योग दिवस को मनाने पर किसने रोका था? देश के किसी भी कांग्रेस के कार्यालय में या कांग्रेस के द्वारा योग दिवस आयोजित नहीं किया गया। ये नरेंद्र मोदी जी का अपना प्रोग्राम नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये आरएसएस का प्रोग्राम नहीं है, ये भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता से उपजी हुई पतंजलि के द्वारा दिया गया एक ऐसा चीज है जिसे दुनिया ने स्वीकार किया। इसलिए आप मुंह मत मोड़िए, आप अपराधी हैं इस बात के लिए, और हिंदू मुस्लिम राजनीति करके आप उसमें रोटी सेक रहे हैं। नहीं तो कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम राजनीति? राकेश जी, कौन कर रहा है? आरोप तो आप लोगों कर रही है बीजेपी। देखिए, आपका है भारत हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। महापुरुषों की उर्वरक, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर जितनी बात होगी आप कीजिएगा। भारत महापुरुषों का, देशभक्तों की उर्वरा भूमि है, लाखों लोग हैं, इंसाइक्लोपीडिया का इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो जाएगा। किसी न किसी दिन किसी महापुरुष का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई। यदि 1 अगस्त को होता तो तिलक की मृत्यु हुई थी, तो कहते तिलक के दिन क्या? किसी दिन बाल गंगाधर तिलक, किसी दिन लाजपत राय, किसी दिन कोई और होते। तो डॉक्टर हेडगेवार का निधन हुआ उस दिन, यदि किसी स्वयंसेवक ने कहा हमें अच्छा लग रहा है, किसी का जन्म यदि पूर्णिमा के दिन हुआ, कहता मैं पूर्णिमा से जोड़ दिया, तो क्या आप चंद्रमा से नफरत करने लगे? नहीं, लेकिन एक मिनट, किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप रोकेंगे? इतने साधारण तरीके से आप बात को समझा रहे हैं। आपको क्या नफरत है? राकेश सिन्हा जी, अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी मैं बता दूं, 1 मिनट जरा मुझे ये बताइए राकेश जी। अखिलेश जी मैं बता दूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अखिलेश जी मैं बात पूरी कर लूं। सेंट्रल प्रोविंसेस के असेंबली में MS रहमान, जो कि मध्य प्रांत के सबसे पॉपुलर मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को महान देशभक्त कहा था। MS रहमान से ज्यादा ठीक है, अपनी आस्था जिसके प्रति है, कोई किसी का नेता आप मानिए। राकेश जी, नहीं, मेरी आपत्ति इस बात को लेकर है कि सीधे ये पाकिस्तान जाने की सलाह क्यों देने लग जाते हैं आप लोग? कोई कहता है कि बीफ खाना है पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहता है योग करना है तो पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहता है मोदी साहब को नहीं मानना है तो पाकिस्तान चले जाओ। क्या बातचीत के लिए, वाद विवाद के लिए जो स्पेस है उसकी जरूरत नहीं है इस लोकतंत्र में? अखिलेश, देखिए, इस तरह के बयान की मैं निंदा करता हूं, इस तरह के बयान की मैं निंदा करता हूं। किसी को पाकिस्तान भेजने, अरब भेजने का अधिकार नहीं है, न कहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करता है, न करेगा। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं प्रेमचंद मिश्रा जी के लिए भी और इनके लिए भी। 1945 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम मास कांटेक्ट प्रोग्राम शुरू किया था, तो इसी प्रकार की चिट्ठी लिखी गई थी मुस्लिम मस्जिदों में कि आप कीजिए और आंदोलन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भारत के मुसलमानों को कांग्रेस की ओर आकर्षित कर रहे हैं। भारतीय राकेश जी, देखिए, अब आप एक बहुत ही विवादित इशू को उठा रहे हैं, मुझे लगता है इस पर प्रेमचंद मिश्रा जी का मुझे जवाब फौरन लेना पड़ेगा।
लेकिन मजबूरी है, मुझे एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। सर एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं यहीं से चर्चा की शुरुआत करूंगा। राकेश जी मैं आपसे शुरू करूंगा, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस देश में डर का कारोबार भी हो रहा है? इस तरह का डर क्यों दिखाया जाता है? सीधे बताया जाता है कोई धर्म विशेष की खतरे में है, या फिर कह दिया जाता है कि अब आंदोलन के लिए तैयार रहें। क्या इसी बहाने दुकानदारी भी हो रही है? एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। योग पर राजनीति क्यों? वो योग जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ। लेकिन जरा देखिए हमारे ही देश में किस तरीके से राजनीति जारी है योग पर, और इसे हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में आज हम इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं। और प्रेमचंद मिश्रा जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, आपसे अब मैं इस सेगमेंट की शुरुआत करना चाहूंगा। और जरा मैं आपके सामने उस चिट्ठी का एक मजमून रखना चाहता हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जो बात कही गई है तमाम मौलवियों को। उसमें मौलाना वली रहमानी जो कि सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने इस लेटर में एक बात जो लिखा है गौर करने वाली बात है। दरअसल इस लेटर में हिंदू धर्म की जगह ब्राह्मण धर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया। माना यह जा रहा है कि इसका मकसद दलित हिंदुओं तक पहुंच बनाना है। आपको नहीं लगता कि मुस्लिमों के हित से ज्यादा यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने हित की चिंता हो रही है? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं। जो चिट्ठी की भाषा है और जो मकसद है, वो मकसद कहीं न कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वली रहमानी साहब को खुद कटघरे में खड़ा करता है। इस देश में मिसट्रस्ट का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है दोनों पक्ष में। जो एक्सट्रीम लाइनर हैं, चाहे वो हिंदूवादी लाइन वाले हों या इधर वाले हों, चाहे आप साक्षी महाराज जी का बयान देख लें, रितंबरा जी का देखें, या दूसरी जो आदित्यनाथ जी हैं उनका देख लें, सिंघल जी का देख लें, या इधर से आप ओबीसी बंधुओं का देख लें, और आज वली रहमानी जी का देख लें। ये तमाम चीजें जो ये लोग बोलते हैं, कहते हैं, कहीं न कहीं इनको निंदा करने की आवश्यकता है। ये समाज को तोड़ने का सोशल कन्फ्रंट्रेशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कहते हैं। ये बीजेपी को भी फायदा पहुंचाती है और इधर वाली लाइन के जो लोग हैं उनको भी फायदा पहुंचाने का लगता है कि ये एक जरिया है। क्या ये माना जाए कि इस देश में जो कट्टर ताकतें हैं वो मजबूत हो रही हैं, चाहे कट्टर हिंदूवादी ताकतें हो या मुस्लिम ताकतें हो, इस्लामिक ताकतें हो, वो मजबूत हो रही हैं, और सरकार में आप लोग हैं, इसलिए सबसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बनेगी फिर? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी रंच मात्र भी कोई ऐसा वक्तव्य या कृतित्व नहीं किया है जो कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे। ये कह रहे हैं कि कुछ सांसदों से और आपका कुछ ध्यान दिलाना चाहूंगा राम माधव जी के उस ट्वीट की तरफ, जिसमें उन्होंने सवाल खड़े कर दिए माननीय ध्यान दिला रहा हूं। आप मुझे मेरा वक्तव्य पूरा करने दें अखिलेश जी, मैं आपको उससे बड़ी बात ध्यान दिला रहा हूं। इंडिया को नहीं बोला 2006 में, अरे भाई मैं मुझे अपना बात पूरी करने दें, आप बोल रहे थे तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। 2006 में केरल की असेंबली ने इस्लामिक सेवक मौलाना मदनी, जो आतंकवादी सिद्ध थे कोयम्बटूर ब्लास्ट के, वो तमिलनाडु में भर्ती जेल में थे, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों, धिक्कार होना चाहिए जो लोग ऐसी राजनीति शुरू करते हैं। नहीं तो गलत था ना, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करते हैं। गलत सुनिए, मानते हैं आप, पूरी बात सुनिए। और उसके बाद आप केरल में से शुरू करके कश्मीर में लोग ऐसी राजनीति शुरू करते हैं। नहीं तो गलत था ना, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करते हैं। गलत सुनिए, मानते हैं आप, पूरी बात सुनिए। और उसके बाद आप केरल में से शुरू करके कश्मीर में अफजल गुरु के लिए गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री होके उसकी क्षमा याचना के लिए दिल्ली दौड़ के आते हैं। जब आप ऐसी राजनीति करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता राम माधव के ट्वीट का, जो बात आप कह रहे हैं बनता है। अगर वो गलत है, ये भी गलत है, गलत को गलत कहिए ना आप। ये आधारहीन बातें आप कर रहे हैं अखिलेश इन जी, बातों का आज कोई प्रासंगिकता नहीं है सुधांशु जी। मुझे आपकी इस बात के ऊपर आपत्ति नहीं है, घनघोर आपत्ति है। क्या आपत्ति है? आप बताइए क्या आपत्ति है, किस बात पर आपत्ति है? प्रस्ताव और एक ट्वीट की आप तुलना कर रहे हैं। नहीं, ट्वीट में क्या था, एक चीज बताइए मुझे, उस ट्वीट में क्या था? कैसे कह रहे हैं दोनों में? ट्वीट में उपराष्ट्रपति की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए गए, इसलिए चूंकि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। प्रस्ताव आज भी है। बीजेपी के महासचिव है राम माधव, आरएसएस और बीजेपी के बीच सेतु का काम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। संगत होने की बात करिए। नहीं, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, खुले दिल से आपको उसकी आलोचना करनी चाहिए, उस ट्वीट की भी आलोचना करनी चाहिए। आप कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं, आप मुझे वक्तव्य नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं, मैंने आपको सुना सर, बहुत ध्यान से सुना, तब मैंने ये सवाल आपसे पूछा। 2 वाक्य तो पूरा करने दीजिए ना।
मेरे सेंटेंस को आप एंड तक होने दीजिए, उसके बाद आपको जो टिप्पणी करनी आप बताइए। चलिए आप सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, एक मिनट, प्रेमचंद मिश्रा जी बोलने दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। बोलिए सर। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह कहता है कि साहब हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ है योग, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, मैं पूछना चाहता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, यदि उन्हें हिंदू धर्म से जुड़ी चीज पे आपत्ति है तो ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आया है। उसके बाद मनुस्मृति में यह शब्द आया है, दलितों को आरक्षण इसी आधार पर मिला है। एतरे ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति में बाबा साहब अंबेडकर ने भी बोला था। जो मुसलमान दलित अपने को आरक्षण की मांग कर रहे हैं हिंदू धर्म शास्त्रों के अंग के रूप में, जवाब चाहिए मुझे। सिर्फ अपने फायदे के लिए तो आपको यह चाहिए। और जब यहां पर योग की बात आए, जिसको कि अबू रेहान अल बरूनी, अरब और ईरान, और मैंने और भी कई लोगों के नाम बताए, उनको कभी आपत्ति नहीं हुई, यहां पे आपत्ति हुई। स्कूल में आप कहते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाकर चर्च के सामने जीसस क्राइस्ट की मूर्ति के सामने आपको जाकर सर झुकाना पड़ता, कभी आपत्ति नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, कुछ बात आपकी सही है। एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी जी, इसलिए मैं मानता हूं सुधांशु जी कुछ बातें आपकी सही है, लेकिन राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। खुले दिल से इस बात को स्वीकार कीजिए। आप कुछ बातें आप सही कह रहे हैं, आपकी भी जो बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो बात कही जा रही है वो सुनना पड़ेगा ना आपको कि वो ये आप सरकार में है सर। अगर एक संप्रदाय विशेष आज असुरक्षित महसूस करने लग रहा है तो आपकी जवाबदेही बनेगी, आपकी जिम्मेदारी बनेगी। और अगर आप हिंदू दलित और मुस्लिम दलित मानते हैं, हिंदू धोबी और मुस्लिम धोबी मानते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने को वेदों और मनुस्मृतियों की परंपरा से जोड़ के रखते हैं। मुझे इसका जवाब चाहिए। चलिए, अब जवाब देने वाले तो है नहीं हमारे साथ, इस्लामिक कोई धर्मगुरु होते तो मैं जवाब ले लेता उस पर, लेकिन अब मैं थोड़ा राकेश सिन्हा जी का रुख करना चाहूंगा। राकेश जी, एक बात और कही जा रही है कि संघ का अपना एजेंडा चला रही है। दरअसल आप लोग का जो हिडन एजेंडा है, मेरे पास आने वाले थे प्रेमचंद जी, चलिए आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं आता हूं। मेरे पास आने वाले थे। अब एक ही विचारधारा के दो व्यक्ति को आप बैठाए हुए हैं। बोलिए बोलिए प्रेमचंद मिश्रा जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। बहुत विनम्र सबमिशन है। हाँ, मेरा विनम्र सबमिशन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि हमारी वो नीति नहीं रही अलगाववाद बात करना, या इस तरह के लोगों को हमने कभी तरजीह नहीं दिया। आपने तो कैबिनेट में मिनिस्टर बना के रखा है, आप कहते हैं निंदा करते हैं। निंदा करने से क्या होता है? आपने उनको प्रोटेक्शन दे रखा है। आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो समाज में विद्वेष फैलाने के लिए बयान देते हैं, जानबूझकर बयान देते हैं। आखिर ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन दूसरी तरफ भी हो रहा है, और बीच में नुकसान भारत का होगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप सत्ता में बैठे हैं और समाज को तोड़ने का काम अगर होगा तो ये जवाबदेही से आप नहीं बच सकते हैं। नहीं, समाज टूटेगा, सबकी जवाबदेही होगी, तमाम राजनीतिक पार्टियों की होगी, सरकार की सबसे ज्यादा होगी। आपकी बात सही है। राकेश सिन्हा जी, देखिए एक बड़ी आपत्ति जो जाहिर की जा रही है, 5 सेकेंड। मेरा स्पष्ट ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ही वली रहमानी जी से ये चिट्ठी लिखवाया गया है। कहीं न कहीं दोनों के बीच में साठगांठ है कि ऐसी स्थिति आवे जिसका हम लाभ लें पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स। मतलब आप कह रहे हैं कि चिट्ठी बीजेपी ने लिखवाई है? निश्चित तौर पे ये भाषा वही है जहां ने कहीं न कहीं इनको पोलराइजेशन के लिए स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, जिससे राजनीतिक रोटी सेकने में बीजेपी को लाभ हो। वही मुस्कुरा रहे हैं, मैं बाद में आऊंगा सर। वली रहमानी जाने अनजाने बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए सुधांशु जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। जरा राकेश जी से मैं सुन लूं, बहुत देर से खामोश बैठे हुए हैं। राकेश जी, आपत्ति इस बात को लेकर भी जाहिर की जा रही है, योग को लेकर तमाम तरह की जो धारणाएं हैं, कहा यह जा रहा है कि आप लोग थोपने का प्रयास एक तरीके से योग को कर रहे हैं। अब अगर ये कहती हैं स्मृति ईरानी, एचआरडी मिनिस्टर, कि योग को सिलेबस में शामिल किया जाएगा, तो कैसे ना माना जाए कि ये थोपा जा रहा है? अगर सिलेबस में है तो उसे तो पढ़ना ही पड़ेगा हर किसी को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अखिलेश जी, मेरे पास 56 ऐसे इस्लामिक इंस्टीट्यूशन का नाम है जो देश से बाहर के हैं। उसमें से मैं एक को कोट करता हूं। अल हैथाम इस्लामिक स्कूल बहरीन में है। उसमें 1990 से सूर्य नमस्कार करवाया जाता था। उसमें उसके प्रिंसिपल थे निजामुद्दीन मुल्ला, और उसमें भारतीय छात्र भी थे, बहरीन के इस्लामिक विभिन्न जो उसका पैलेस है उससे जुड़े हुए लोग थे। अब बताइए, जब 56 इस्लामिक संस्थाओं में सूर्य नमस्कार कराया जाता है और यहाँ पर आप उसको इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि इस्लाम के ऊपर हिंदुत्व को आरोपित किया जा रहा है, तब साध्वी प्राची यदि कोई स्टेटमेंट देती हैं तो आप
प्रोवोक करते हैं, आप उत्तेजित करते हैं। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं यहाँ पर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किसने क्रिएट किया? इंदिरा गांधी ने उस नासूर को क्रिएट किया था, जैसे भिंडरेवाले को उन्होंने क्रिएट किया। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2005 में जब हमारी बहन इमराना के साथ बलात्कार की घटना उसके फादर इन लॉ ने किया, तो क्या जजमेंट दिया था कि तुम अपने फादर इन लॉ के साथ रहो, पति के साथ नहीं रह सकती हो। इसने एक टीम भेजा मुजफ्फरनगर में और कहा कि इसका रेप हुआ ही नहीं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संविधानेतर संस्था है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसी के खिलाफ सिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, इसके खिलाफ मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड बना। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम है देश में ध्रुवीकरण करना। ये इंदिरा गांधी ने जिस संस्था को क्रिएट किया, इंदिरा गांधी ऐसे ही विभाजनकारी संरचनाओं को क्रिएट करके रही। उनके पुत्र स्वर्गीय राजीव गांधी। चलिए, आपको ये लगता है राकेश सिन्हा जी, अंतिम बात, राकेश सिन्हा जी, मैं अंतिम बात पूरा कर दो अखिलेश, इसको पूरा कर दो। छोटे में अभी प्रेमचंद मिश्रा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 2/3 बहुमत के साथ राजीव गांधी थे सावानो केस पर, संसद में क्या मुस्लिम मिनिस्टर ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय का मजाक उड़ाया गया। आरिफ मोहम्मद खान ने एक पंथ निरपेक्ष स्टैंड लिया, आरिफ मोहम्मद खान को कांग्रेस से निकाल दिया गया, आरिफ मोहम्मद खान को कैबिनेट से निकाल दिया गया। यहाँ पर आपको खामी नजर आ रही है, लेकिन दूसरे पक्ष को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जवाब देना चाह रहे हैं आपको। वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन आप जो भड़काने की वाली बात कर रहे हैं, आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपके लोग क्या करते हैं? क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश में वाता तो नहीं फैला रही है? राम जादे कहने वाले कौन है? राम जादे कहने वाले कौन है? जो मोदी को वोट दे पाकिस्तान चला जाए, कहने वाला कौन होता है? बीजेपी ये कौन होता है कहने वाला? भारतीय जनता पार्टी किसने अधिकार दिया? ये बिल्कुल अलगाववादी सोच है। राकेश सिन्हा जी तो भगवाकरण बार बार करने की बात कह रहे हैं। सुधांशु जी, क्या आप भी मुतमईन हैं उनके इस बयान से? इसी का रिएक्शन इधर हो रहा है। योग को तो प्रत्येक स्कूल में छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। आज हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख का सवाल नहीं उठता है। ये स्वास्थ्य से, संस्कृति से, संस्कार से, स्वभाव को ठीक है, आपकी बात समझ गया। सुधांशु जी अपनी बात कर दीजिए सर, 20 सेकंड में समानी में संस्कृति, भारतीय आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सांप्रदायिक राजनीति किसने की है, एक उदाहरण मैं सिर्फ देना चाहता हूं। देश के इतिहास में यदि पहला मौका आया है कि किसी सांप्रदायिक दंगे में मारे गए लोगों की सूची धर्म के आधार पर जारी हुई, तो 2013 के मुझे चलिए कोई दिक्कत भी आ गई है, तकनीकी खामी आज बहुत ज्यादा आ गई, इसलिए हम लोग आज बहस अच्छे तरीके से कर नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन हर किसी को यह याद रखना चाहिए, तमाम राजनीतिक दलों को, कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने ये बात कही थी कि किसी भी सभ्यता में उस दौर का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि अल्पसंख्यक तबका उस दौरान कैसा महसूस करता था। इसलिए यह जिम्मेदारी बन जाती है सरकारों की कि अल्पसंख्यक समुदाय से भी लोग अगर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हैं तो उसे दूर करें। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24।